हेलो बच्चों, यशमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4 कानूनों की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको देखें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज हम लोग अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, नित्य प्रतिदिन के जीवन में हम लोगों ने कानून के बारे में सुना ही होगा। जैसे शादी करने की एक तय उम्र सीमा है, इसका कानून बना है। हम लोग मताधिकार करने जाते हैं, हमारे बड़े भाई बहन माता पिता करने जाते हैं, तो उसकी भी एक तय उम्र सीमा है, वो भी कानून के ही अंतर्गत है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि संपत्ति को बेचने एवं खरीदने का भी एक कानून बना है। हम लोग कोई जमीन खरीदने गए, कोई जमीन बेचते हैं, तो इसके लिए केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा कुछ निर्धारित कानून है, जिसके अंतर्गत ही हम उस जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, संसद लोकतंत्र का एक पावन मंदिर और महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके द्वारा ही हमारे प्रतिनिधि जनमानस के लिए एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कानून का निर्माण करते हैं। क्या कानून सभी पर लागू है? इस अध्याय में हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे कि जो हमारा कानून है वो राष्ट्रपति से लेके नीचे के तबके के सभी व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होता है। नए कानून अस्तित्व में कैसे आते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या कानून सभी पर समान रूप से लागू है? इसका उदाहरण हमारे किताब में कुछ एक सरकारी अधिकारी के बेटे के रूप में देते हैं। सरकारी अधिकारी जो कि एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो शासन में भी है और उसका कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। उसका बेटा किसी अपराध में 10 वर्ष की कारावास न्यायालय द्वारा दिया जाता है, परंतु अपने प्रभाव से वो अपने बच्चे को बचा ले जाता है। तो क्या यह कृत्य न्यायपूर्ण रहा? क्या ये एक समाज के लिए अच्छा उदाहरण होगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारे संविधान में जो नियम है या कानून का जो तंत्र है, उसके द्वारा सभी के ऊपर समान रूप से कानून लागू हो, कोई व्यवस्था के विपरीत ना जाए, इसके लिए संविधान ने कुछ कठोर कानून भी बनाए हैं। बच्चों, कानून की जरूरत पड़ी क्यों? जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमारा देश जब मुगलों के अधीन रहा या अंग्रेजों के अधीन औपनिवेशिक काल में, तो उन लोगों ने अपने मनमाने कानून बनाए। उस दौरान हमारे राष्ट्रवादियों एवं सामाजिक चिंतकों ने ये पहले से सोच रखा था, स्वतंत्रता के पूर्व ही, कि जब हमको स्वतंत्रता मिलेगी तो हमारा जो कानून बनेगा वो इनसे अलग हटके बनेगा, सभी के लिए समान होगा, सभी के समान अपराधों के लिए समान दंड निर्धारित किए जाएंगे, जो कि उस समय नहीं हुआ करता था। पक्षपात होते थे। कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी इतिहास में हम लोगों ने देखा कि कोई निचले तबके का व्यक्ति चोरी जैसा अपराध करता था तो उसको कठोरतम दंड, शरीर को वस्त्र विहीन करके कोड़े से मार पड़ती थी। वही कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति अगर इस तरह के कृत्य करता था तो या तो उसको नकार दिया जाता था या छोटे दंड देकर बात को रफा दफा कर दिया जाता था। परंतु स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रवादियों एवं समाज चिंतकों ने ये सोचा कि जो कानून बने वो सबकी सहमति से बने और सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। उसमें धर्म, जाति, लिंग, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी बच्चों, आजकल हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नेता यदि कोई घोटाले करते हैं तो निश्चित रूप से वो कानून की पकड़ में आते हैं और उनको कानून यथोचित दंड भी देता है, कारावास भी जाते हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जाती हैं। कानून के आधार पर शासन व्यवस्था। पहले क्या होता था बच्चों? अगर मुगलों का काल देखें या उसके पहले राजतंत्र देखें तो कुछ ना कुछ उसमें व्यक्तिगत स्वार्थों की भावनाएं आ जाती थी, परंतु अभी ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात
संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि कानून का ही शासन होगा, जो कि सभी पे समान रूप से लागू होगा। सबको लोक कल्याणकारी योजनाओं को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा, और इसके विपरीत यदि कोई कार्य करेगा तो उसको कानून के अंतर्गत ही दंड दिया जाएगा। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में कानून की व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारत में हम चले तो बहुत पीछे ना जाके पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व और पिछले राजा महाराजाओं के शासनकाल से। तो पहले राजा मंत्री आदि द्वारा कानून संचालित होते थे। जो राज्य के लिए नियम निर्धारित होते थे वो राजा द्वारा, पुरोहितों द्वारा या उनके जो मंत्री होते थे उनके द्वारा कानून का निर्माण, या कहें तो समाज के लिए जो नियम निर्धारित किए जाते थे। अगर कोई इसके विपरीत कार्य करता था तो उसको जो दंड दिए जाते थे वो कहीं ना कहीं यथोचित नहीं होते थे। जैसे हमने अभी पहले उदाहरण में देखा, छोटे तबके का व्यक्ति को हो सकता है कठोरतम दंड दिया जाए, और वही अपराध अगर कोई बड़ा व्यक्ति करता है, कोई पदस्थ व्यक्ति करता है, तो उसको दंड में कुछ रियायतें दी गई हो। दूसरा देखते हैं मुगल बादशाहों और वजीरों के द्वारा। बच्चों, अगर अंग्रेजों से पूर्व हम लोग देखें तो जो थोड़ा सा समय मुगल काल का था उसमें न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। उसको न्याय व्यवस्था में बहुत पक्षपात हुए हैं। धर्म के आधार पर लोगों को कठोर दंड दिया जाता था, जातियों के आधार पर दंड किया जाता था। तो ये कानून व्यवस्था समान नहीं थी। इन दोनों व्यवस्थाओं को हम लोग स्थानीय कानून के अंतर्गत समझ सकते हैं, अर्थात सभी पे समान रूप से न लागू होकर व्यक्ति विशेष के द्वारा कानून को लागू किया गया। उसके बाद देखते बच्चों अंग्रेजों के कानून। जब अंग्रेजी शासन रहा उस समय अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए वो उनके अपने लाभ के लिए था। विशेषकर उनका, अंग्रेजों का मुख्य उद्यम क्या था? यहाँ पे व्यवसाय करना। तो जो भी उनके कानून बने वो व्यवसायिक दृष्टिगत रहे, और साथ में उनका धर्म का प्रचार भी चला। ईसाईकरण बना, तो उनके कुछ कानून ऐसे थे जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि ईसाई मिशनरियों के लिए उन्होंने ढीले कानून बनाए। उनको उनके कानून में इस तरह से ढीलापन दिया कि वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सके, इंक्रोचमेंट कर सके। तो अंग्रेजों के भी इस तरह के कई कानून हम लोगों ने देखे हैं। कुछ किताब में हमारे महत्वपूर्ण ऐसे उनके कानून बनाए गए थे जो कि काले कानून के रूप में, मनमाने कानून के रूप में देखे। सबसे पहला हम देखते हैं बच्चों, एक 1870 का राजद्रोह कानून। ये अंग्रेजी सत्ता ने ऐसा कानून पारित कर दिया, चूंकि हम लोग गुलाम थे, कोई विरोध करने वाला था नहीं, कानून की विशेष जानकारी हमारे भारतीयों को या कुछ शिक्षाविदों को भी नहीं थी। तो उन लोगों ने राजद्रोह का कानून बनाया कि यदि कोई अंग्रेजी शासन की आलोचना भी कर दे तो वो राजद्रोह में आएगा, और वो राजद्रोह की जो दंड है वो आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक भी हो सकता था। इसका लोगों ने विरोध किया। कुछ हमारे भारतीय राष्ट्रविदियों ने, समाज सुधारकों ने विरोध भी किया, परंतु उस स्तर पे इसका विरोध उतना नहीं हो पाया कि ये इसको वापस लेते। इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने हम भारतीयों का बहुत शोषण किया, अर्थात हम लोगों को कोई बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो हम पूर्णतः गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। उसके बाद बच्चों, इसी क्रम में उन्होंने 1919 का रॉलेट एक्ट बनाया। ये उनका कानून कैसा था? अंधा कानून। बिना मुकदमा, बिना सुनवाई के किसी को भी जेल में डाल सकते थे। आप लोगों ने बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर सुना होगा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो सूत्रधार था वो रॉलेट एक्ट का विरोध। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों ने लागू किया, जिसके द्वारा किसी को भी अंग्रेजी शासन पकड़ के जेल में डाल सकती थी। ना तो कोई मुकदमा, ना तो कोई सुनवाई, एकदम कड़ा कानून था बच्चों। इसका विरोध करने के लिए हमारे कई राष्ट्रवादियों ने आंदोलन चलाए, जिसके अंतर्गत मुख्यतः देखते हैं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इन दोनों लोगों को अंग्रेजी शासन ने अरेस्ट किया, उनको जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में पंजाब प्रांत में
बहुत अधिक संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है बच्चों, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एकत्रित हुए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, परंतु इस प्रदर्शन में अंग्रेजों ने इस कानून के अंतर्गत पूर्णतः दमनकारी नीति अपनाई। जनरल डायर, जो कि उस बाग का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, उससे अपने सैनिकों द्वारा, सशस्त्र सैनिकों द्वारा प्रवेश करता है और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। सैकड़ों लोग मारे गए। आप लोगों ने बच्चों टीवी में एक पिक्चर भी आई होगी, उसको देखा होगा। बहुत ही मार्मिक दृश्य। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं, लाशों से कुएं भर जाते हैं। इस तरह की बहुत दर्दनाक घटनाएं हम लोगों ने अंग्रेजी शासनकाल में देखा। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस काले कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। ऐसा कानून बच्चों अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ, दमनकारी नीति को सफल बनाने के लिए एवं भारतीयों को पूर्ण तरह से कुचलने के लिए बनाया। तो क्या ये कानून, इस तरह के कानून हमारे सभ्य समाज के लिए उपयोगी थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष चल रहा था, तभी से ही राष्ट्रवादियों ने ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें कानून का शासन हो। लोकतांत्रिक देश में जो कानून बने वो सभी पे समान रूप से लागू हो। तो स्वतंत्रता पश्चात जो भी कानून बनाए गए राष्ट्रवादियों द्वारा, संविधान सभा द्वारा, वो इस तरह बनाए गए कि वो जनमत से निकले, सबकी सहमति से निकले, सबके लिए कल्याणकारी हो। नए कानून किस तरह बनते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कानून की अवधारणा समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए है। नए कानून समाज की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा 2005 का हिंदू उत्तराधिकार का कानून। बच्चों, उसके पहले संपत्ति पे बेटियों का अधिकार नहीं था, वो एक संशोधन हुआ। पुराने कानून चले थे, नए कानून बनाने के द्वारा कुछ संशोधन किया गया जिसमें बेटी, माँ और बेटे का भी अधिकार संपत्ति में पिता के बराबर कर दिया। तो समाज की आवश्यकता के अनुसार नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानून में संशोधन किए जाते हैं। अगले अध्याय में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ये नए कानून किस तरह बनते हैं और कानून को लागू करवाने और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम कहाँ अप्रोच करेंगे, हम किस संस्था के पास जाएंगे, वो है न्यायालय। अगले अध्याय में हम लोग न्यायालय के बारे में बात करेंगे।